बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। विलियम वर्ड्सवर्थ, आज के टॉपिक में समझेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट बायोग्राफी को, रोमांटिसिज्म को। यानी रोमांटिसिज्म से मुराद रोमांटिक एरा है जिसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए हैं और इन्होंने अपने फेमस लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं। इसे भी हल्का सा टच करेंगे। इनकी लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे, इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स और लिरिकल बैलेट्स जो कि कोलैबोरेशन वर्क्स है जिसे डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रोमांटिसिज्म की जो एज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये माना जाता है कि जब लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया गया था तो तब से ही इंग्लिश की हिस्ट्री में रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ अपने लाइफ के अंदर डिफरेंट वॉकिंग टूर पर गए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इन्होंने विजिट किया है और विजिटिंग के दौरान ही इन्होंने अपने फेमस पोइम्स लिखी हैं। और लास्ट पे देखेंगे क्रिटिसिज्म को, यानी इसी एज के दूसरे पोइट ने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। और क्यों क्रिटिसाइज किया, इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लाइफ हिस्ट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ पीरियड 7 अप्रैल 1770 से लेकर 23 अप्रैल 1850 तक है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एरा के पोइट हैं। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन कोकरमाउथ, क्यूबरलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। यानी वर्ड्सवर्थ कोकरमाउथ नाम की जगह पर इंग्लैंड में पैदा हुए हैं और इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है क्यूबरलैंड जो कि एक झील के किनारे वाक़या है, इसलिए क्यूबरलैंड को लेक डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। His father named was जॉन वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है और इनके 5 बच्चे होते हैं जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ का 3rd नंबर होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पैदाइश के 1 साल बाद इसकी एक सिस्टर पैदा होती है जिसका नाम होता है ड्रॉथी। अब इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा वक्त ड्रॉथी के साथ मिलकर गुजारा है। और मज़े की बात यह है कि दोनों बहन भाइयों को एक ही डेट में बैप्टाइज्ड किया गया है। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो ड्रॉथी से 1 साल बड़े हैं, लेकिन इनको और ड्रॉथी को दोनों को एक ही दिन में बैप्टाइज्ड किया गया है। बैप्टाइज्ड मीन क्रिश्चियनिटी के अंदर एक किस्म की रस्म है जिसके अंदर बच्चे को मुकम्मल तौर पर क्रिश्चियन मज़हब के हवाले कर दिया जाता है, इसे नहलाया जाता है। जिस तरह के मुस्लिमिज़म के अंदर बच्चे के कान में अजान दी जाती है उसकी बर्थ के बाद, और मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर मुख्तलिफ जो है वो रस्में बनी हुई हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियन मज़हब है इसके अंदर जो रस्म बनी है आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड वो है बैप्टाइज्ड। Wordsworth lost his mother when he was 8 years old and his father when he was 15 years old. After the death of parents, all children lived separately with relatives. यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जब 8 साल के थे तो इनकी माँ की डेथ हो जाती है और जब ये 15 साल के हुए तो जॉन वर्ड्सवर्थ जो कि इनके फादर हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। अब ये 5 बहन भाई होते हैं, छोटे होते हैं, इनकी देखभाल कौन करे, तो तमाम रिश्तेदार एक एक बच्चे को अपने पास रख लेते हैं क्योंकि किसी भी रिश्तेदार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी फाइनेंशियली तौर पर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते कि पाँचों बच्चों को इकट्ठे रखकर पाल सकें। इसलिए हर रिश्तेदार एक एक बच्चे को ले लेता है और तमाम बच्चे जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं। वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, यानी ऐसी जगह पर जो कि झील के किनारे वाक़ होती है। और यहाँ पर इनके अलावा एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउथी जैसे और भी पोइट बाद में सामने आए हैं। तो इसलिए जो वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी हैं इन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है, यानी ऐसे पोइट जो कि झील के किनारे रहा करते थे। In 1778, विलियम वर्ड्सवर्थ सेंट टू हॉक्सशट ग्रामर स्कूल। विलियम वर्ड्सवर्थ हॉक्सशट ग्रामर स्कूल से अपनी अर्ली एजुकेशन की शुरुआत करते हैं और याद रखिएगा कि यहाँ पर इनकी मदर की डेथ हो चुकी है। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर होते हैं यानी जॉन वर्ड्सवर्थ, उन्हें शुरू हुई से लाइब्रेरी बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है और उन्होंने अपने घर के अंदर एक लाइब्रेरी भी डिज़ाइन की होती है जहाँ पर मुख्तलिफ बुक्स पड़ी रहती हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इससे पहले यानी स्कूल में आने से पहले ही उन बुक्स को पढ़ा होता है, इसलिए ये स्कूल के अंदर काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को समझते जाते हैं। इसी स्कूल में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मैरी होता है और वर्ड्सवर्थ को इससे प्यार हो जाता है और मैरी भी वर्ड्सवर्थ को पसंद करती हैं। और याद रखिएगा कि 1802 के अंदर मैरी और वर्ड्सवर्थ दोनों शादी भी कर लेते हैं, यानी ये इनकी स्कूल वाली लड़की ही इनकी फ्यूचर वाइफ साबित होती है। अगरचे इस जो पीरियड आया है यानी स्कूलिंग के बाद वर्ड्सवर्थ के और भी लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा अफेयर्स और चक्कर चले हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे, लेकिन इनकी जो शादी होती है वो मैरी के साथ ही होती है और ये अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आफ्टर कंप्लीट द अर्लीस्ट एजुकेशन फ्रॉम हॉक्सशट, विलियम वर्ड्सवर्थ स्टडीज एट सेंट जॉन कॉलेज।
ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल से अपनी अर्लीस्ट एजुकेशन को पूरा करने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ सेंट जॉन कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही ग्रुप कॉलेज है, यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं और 1791 के अंदर यहाँ से बीए की डिग्री लेते हैं। और इसी टाइम पीरियड के अंदर वर्ड्सवर्थ ने अपने लाइफ के वॉकिंग टूर्स भी किए हैं, जिसके अंदर ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को विज़िट करने के लिए निकले थे। इनमें फ़्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी को इन्होंने विज़िट किया है और इसके दौरान इन्होंने बहुत अच्छे और फेमस वर्क्स लिखे हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्हीं टूर्स के दौरान वर्ड्सवर्थ को फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला और 1791 के अंदर जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस जाते हैं तो वहाँ इनकी मुलाकात होती है एनिट वेलन नाम की एक लड़की से, जिसके साथ ये शादी किए बगैर ही एक डॉटर यानी इनकी एक बच्ची पैदा हो जाती है, जिसका नाम कैरोलिन होता है। और वर्ड्सवर्थ उसे वहाँ छोड़कर फिर वापस जब इंग्लैंड आ जाते हैं इन टूर से, तो फिर 10 साल तक इस बच्ची से और ना ही अपनी एनिट वेलन से जाकर मिलते हैं। 1802 में अपनी सिस्टर ड्रॉथी के साथ जब ये दोबारा फ्रांस के टूर पर जाते हैं तो एनिट वेलन से मिलते हैं और इस वक्त तक 10 साल का अरसा गुजर चुका होता है और जो इनकी डॉटर होती है कैरोलाइन, उसकी उम्र भी 9 साल हो चुकी होती है। अपनी डॉटर कैरोलाइन का हाथ पकड़ते हैं और बाहर की तरफ ले जाते हैं और इसकी मेमोरीज़ में इन्होंने एक बहुत अच्छी सोनेट भी लिखी है, जिसे आगे डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि 1795 में वर्ड्सवर्थ को 900 पाउंड्स की एक लेगेसी मिलती है इनके फ्रेंड रेस्ले कार्लवर्थ की तरफ से, क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड की लाइफ पीरियड के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की होती है, जिसकी वजह से वो इसे 900 पाउंड्स की लेगेसी देता है, जिसकी वजह से वर्ड्सवर्थ के जो फाइनेंशियली हालात होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और 1795 के अंदर ही ये अपनी जो सिस्टर ड्रॉथी होती है, जो कि किसी दूसरे रिश्तेदार के पास रह रही होती है, उसे अपने पास बुला लेते हैं, यानी दोनों रीयूनाइटेड हो जाते हैं, फिर आपस में इकट्ठे रहना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से मैंने शुरू में ही बताया था कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। साउथ वेस्ट इंग्लैंड के अंदर अपना घर लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। 1795 में ही वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एसटी कॉलेज यानी सैमुअल टेलर कॉलेज से होती है, जिनके साथ मिलकर इन्होंने अपना कोलैबोरेशन वर्क लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया है, जिसे आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। और 1802 के अंदर ये अपनी स्कूल गर्ल यानी जिससे ये प्यार करते हैं मैरी के साथ ही शादी कर लेते हैं। 1797 में वर्ड्सवर्थ और इनकी सिस्टर ड्रॉथी अपने पुराने घर यानी साउथ वेस्ट इंग्लैंड के अंदर जिन्होंने लिया होता है उसे छोड़कर एक नए घर अल्फॉक्सटन हाउस सोमरसेट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और इस घर से फ्यू माइल्स की दूरी पर ही एसटी कॉलेज का घर होता है। यानी इस तरह वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होने के बाद अब एक दूसरे के करीब भी रहने लगते हैं। ड्रॉथी को जर्नल्स लिखने का शौक होता है और 1798 में ड्रॉथी भी अपने जर्नल्स की शुरुआत इसी जगह से करती है। विलियम वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं दुनिया में अपनी पोइट्री की वजह से, और याद रखिएगा कि वर्ड्सवर्थ एक वाहिद ऐसे पोइट थे जिन्हें नेचर का वर्शिप कहा जाता है, यानी नेचर का पुजारी कहा जाता है। इन्होंने नेचर के सिर्फ एक एक्सपेक्ट को ही डिस्क्राइब किया है, वो है नेचर की तारीफ़। इन्हें हर जगह नेचर खूबसूरत ही दिखाई दी है और इन्होंने नेचर को खूबसूरत ही बताया है। यानी इनकी पर्सनल लाइफ जो थी वो ये कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, यानी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने वो रोना धोना अपने वर्क्स के अंदर ज़ाहिर नहीं किया। इन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है और सिर्फ डिस्क्राइब ही किया है, जिसकी वजह से इन्हें पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। फेमस वर्क वर्ड्सवर्थ के फेमस वर्क्स की अगर बात की जाए तो इनमें सबसे पहला नाम लिरिकल बैलेट्स ही आता है और इंग्लिश की हिस्ट्री में ये माना जाता है कि 1798 के अंदर जब लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया गया तो तब ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है इंग्लिश की हिस्ट्री में, यानी रोमांटिक एरा शुरू होता है। लिरिकल बैलेट्स अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। इसे कोलैबोरेशन वर्क भी कहा जाता है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज ने इसे मिलकर लिखा है। इसके अंदर 23 पोइम्स हैं, जिसमें से 19 पोइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की और 4 पोइम्स एसटी कॉलरिज की हैं। लिरिकल बैलेट्स में फर्स्ट पोइम द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर ये एसटी कॉलरिज की लिखी हुई पोइम है और इसे सैमुअल टेलर कॉलरिज का मास्टरपीस भी माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोइम है ट्रिंटन अबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। लिरिकल बैलेट्स को 4 एडिशन के अंदर पब्लिश करवाया गया है। इसका सबसे पहला एडिशन 1798 के अंदर आता है, जिसे नो प्रीफेस एडिशन भी कहा जाता है। यानी इस एडिशन के अंदर कोई भी इंट्रोडक्शन बयान नहीं किया गया था, सिर्फ 23 पोइम्स ही लिखी हुई थी, जिसकी वजह से एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। क्योंकि हमें पता है रोमांटिसिज्म से पहले यानी रोमांटिक एरा से पहले की एज थी अलेक्जेंडर पोप की, और इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल पोइट्री लिखी जाती थी। यानी इनसे कहा जाता
जाता था कि ये पोइट्री ख़ास उन लोगों के लिए है जो कि इंटेलिजेंस हैं, यानी कि जो पढ़ना लिखना जानते हैं, और उस वक्त टर्म यूज़ की जाती थी द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी ख़ास किस्म के पढ़े लिखे लोगों के लिए ही ये पोइट्री है। ताहम विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना यह था कि पोइट्री को बहुत ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सिंपल यानी आसान ज़ुबान में लिखा जाना चाहिए ताकि एक आम शख्स भी इसे समझ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया तो इसके अंदर ये इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ था, यानी ये बैकग्राउंड नहीं लिखा हुआ था कि पहली जो पोइट्री थी वो द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस थी। लेकिन हमारा मानना यह है कि पोइट्री को इस तरह से सिंपल होना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन इसके अंदर नहीं था, डायरेक्ट ही 23 पोइम्स को पब्लिश कर दिया गया। यानी इसका मतलब ये है कि पहले से ना तो जनरल पब्लिक का माइंडसेट बना हुआ था और ना ही उस एज के उस एरा के पोइट्स का माइंडसेट बना हुआ था कि ये इस तरह की पोइट्री भी हो सकती है। यानी उन्होंने तो मुश्किल पोइट्री ही पढ़ी थी, यानी उनका मानना ये था कि जो पोइट जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतनी ज़्यादा ही मुश्किल पोइट्री करेगा। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कहा नहीं भाई, पोइट्री को सिंपल होना चाहिए ताकि आम बंदा भी उसे समझकर इंटरटेन हो सके। फॉर एग्जांपल जब हम लेक्चर शुरू करते हैं तो मेन पॉइंट्स बना लेते हैं कि इस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। पहले से ही स्टूडेंट्स का एक माइंड सेट बन जाता है कि हमने ये पॉइंट डिस्कस करने हैं और इनसे बाहर हमने नहीं जाना। इस तरह से उन्होंने पहले से माइंड सेट नहीं किया था, यानी कि उसके अंदर इंट्रोडक्शन नहीं था, डायरेक्ट ही लिरिकल बैलेट्स को 1798 के अंदर फर्स्ट एडिशन को पब्लिश कर दिया गया था। 1800 में लिरिकल बैलेट्स का सेकंड एडिशन जब आता है तो इसके अंदर प्रीफेस मौजूद होता है, यानी इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि हम इस तरह की पोइट्री चाहते हैं। तो तब जाके पोइट को और जनरल पब्लिक को चीज़ें समझ आती हैं, अच्छा आप इस तरह के पोइट्री लिखेंगे। और इसके बाद 1802 के अंदर इनका थर्ड एडिशन आता है और 1805 के अंदर लिरिकल बैलेट्स का फोर्थ एडिशन भी आ जाता है। अब बात कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ की अर्लीस्ट पोइम्स की। तो 1787 के अंदर यूरोपियन मैगजीन के अंदर इनकी फर्स्ट पोइम को पब्लिश किया गया है जिसका नाम था ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। और इस पोइम को यूरोपियन मैगजीन के अंदर पब्लिश करवाते वक्त वर्ड्सवर्थ की उम्र थी 17 ईयर्स ओल्ड, यानी 17 साल। 1793 में वर्ड्सवर्थ जब फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के टूर पर थे तो इन्होंने एक कलेक्शन वर्क भी लिखा है जिसके अंदर इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव सीक्रेट जैसी इंपॉर्टेंट पोइम है, और इन्हें भी 1793 के अंदर ही पब्लिश किया गया। और इसी जर्नी में ही वर्ड्सवर्थ ने अपनी लूसी पोइम्स भी लिखी हैं जिनमें स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन्स मैन, 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit seal। लूसी पोइम्स की तादाद 5 है, और याद रखिएगा कि इन लूसी पोइम्स को एक कलेक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं दिया था, बल्कि उनकी डेथ के बाद दूसरे जो पोइट्स थे इन्होंने इन 5 पोइम्स को इकट्ठा करके इन्हें लूसी पोइम्स का नाम दे दिया। 1800s में विलियम वर्ड्सवर्थ ने माइकल पोइम को पब्लिश करवाया जिसके अंदर इन्होंने एक ओल्ड शेफर्ड और इनकी वाइफ की स्टोरी को बयान करते हुए बताया है कि इनका एक बेटा जिसका नाम लॉयक होता है, जिसे ये फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी के लिए सिटी में भेजते हैं। जब ये इनका बेटा लॉयक सिटी चला जाता है तो वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और शहर की रंगीनियों में खो जाता है और मुड़कर वापस ही नहीं आता। यानी उस वक्त के अंदर सिटीज़ को बड़ा करप्ट समझा जाता था, और जो सिटीज़ के लोग थे इन्हें भी अच्छा नहीं समझा जाता था क्योंकि ये लोगों को बहला कर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और जिस तरह से अब भी हम कहते हैं कि शहरों के अंदर एहसास नहीं है, वहाँ पर तरक्की तो मौजूद है, लेकिन गाँव की जो लाइफ है इसके अंदर लोग एक दूसरे का अब भी एहसास करते हैं। यानी इस तरह से माइकल पोइम के अंदर चीज़ों को दिखाया गया है। 1813 में वर्ड्सवर्थ राइडल माउंट नाम की जगह पर सेटल्ड हो जाते हैं। अब इस जगह को आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ और भी बहुत ज़्यादा लिटरेरी फिगर्स इनको मिलने के लिए आया करते थे, और 1813 तक विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, जिनमें थॉमस डिक्वेंसी, चार्ल्स लैम्ब, विल्टर स्कॉट एंड विलियम गॉडविन जैसे लिटरेरी फिगर्स शामिल हैं। 1807 में वर्ड्सवर्थ ने इमॉर्टैलिटी ओड भी लिखा है। याद रखिएगा कि 1812 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज में लड़ाई हो जाती है, यानी दोनों की दोस्ती में खराश आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो इनकी वाइफ होती है ना मैरी, उनकी एक सिस्टर होती है जिसका नाम सारा होता है। एसटी कॉलरिज उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ भी बड़े परेशान होते हैं कि ये मेरा इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसके साथ रिलेशन में आना चाहता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लेकिन 1820 के
अंदर जाकर फिर दोनों दोस्तों के दरमियान सुलह हो जाती है। 1797 में वर्ड्सवर्थ ने एक ट्रेजेडी प्ले भी लिखा था जिसका नाम द बॉर्डियंस है। इसके अंदर इन्होंने गिल्ट, क्राइम एंड पनिशमेंट जैसे थीम्स को डिस्क्राइब किया है, लेकिन इनका ये प्ले कोई ख़ास कामयाब नहीं हुआ। ये चाहते थे कि इसे कॉवेंट गार्डन के अंदर प्ले किया जाए, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसकी इजाज़त नहीं मिली थी। इसके अंदर फिर इन्होंने कुछ चेंजेस की, कुछ चीज़ों को बदला और 1842 के अंदर इस वर्क को पब्लिश किया गया। क्रिटिसिज्म ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ पर क्रिटिसिज्म करने वालों में ली हंट, विलियम हैज़लिट और रॉबर्ट ब्राउनी के नाम शामिल हैं। हालांकि रॉबर्ट ब्राउनी सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट हैं, यानी ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत देर बाद आए हैं, लेकिन इन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया है। अब इन्होंने वर्ड्सवर्थ पर क्रिटिसिज्म इसलिए की है क्योंकि वर्ड्सवर्थ की जो अर्लीस्ट पोइम थी, इनके थीम हुआ करते थे लॉस, डेथ, इंडोरेंस और सेपरेशन वगैरह के ऊपर। वर्ड्सवर्थ की बेटी जिसका नाम डोरा होता है, उसकी डेथ भी हो चुकी होती है, यानी 1802 के अंदर जब विलियम वर्ड्सवर्थ की शादी मैरी से हुई थी तो इससे इन्हें 5 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से एक बेटी का नाम डोरा होता है, जिसकी डेथ के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा 1812 के अंदर ये गवर्नमेंट जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी मैंने पहले से ही कई दफ़ा बता दिया है कि एक पोइट की राइटिंग स्टाइल जो है वो हमेशा एक सा नहीं रहता, बल्कि उसके ऊपर होने वाले हालात की वजह से, उसके ऊपर होने वाली जो लाइफ कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर जिस तरह के भी हालात आते हैं वो उसी तरह से लिखना शुरू कर देता है। इस तरह जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आइडियाज़ को चेंज किया तो ली हंट, विलियम हैज़लिट और रॉबर्ट ब्राउनी जैसे कई दूसरे पोइट ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि आप पहले तो ये बात कहते थे, अब अपने आइडियाज़ से आप मुकर रहे हैं। एक अनोनिमस पोइम भी लिखी गई, यानी ऐसी पोइम जिसको लिखने वाले का एग्जैक्ट नाम पता नहीं होता, इसे अनोनिमस पोइम कहते हैं, जिसका नाम था द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स। ये कहा जाता है कि इसे विलियम हैज़लिट ने लिखा था, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। इसके अंदर जो वर्ड्सवर्थ पहले लिखते थे और जिस तरह से उनके आइडियाज़ चेंज हुए थे, उनको डिस्क्राइब किया गया था। इन्होंने कहा था फॉर अबैंडनिंग हिज आइडियाज़, यानी इन्होंने अपने आइडियाज़ को खो दिया है, ये भूल गए हैं। लॉयड बारन ने भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है सिंपल एंड डल। द लॉस्ट लीडर के नाम से एक पोइम लिखी थी रॉबर्ट ब्राउनी ने, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ ने अपने यूथफुल आइडियाज़, यानी जो इनके बेहतरीन आइडियाज़ थे, उन्हें धोखा दे दिया है, उन्हें छोड़ गए हैं। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसिज्म के बाद भी अपना वर्क्स जैसे वो चाहते थे उसे लिखना जारी रखा। और रॉबर्ट साउथी, जिनकी डेथ हो गई थी 1843 के अंदर, इसके बाद 1843 के अंदर फिर विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट बना दिया गया। और बिलाखिर 23 अप्रैल 1850 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है और इन्हें सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च एट ग्रेसमेर के अंदर दफनाया गया है। और 1855 के अंदर इनकी सिस्टर डॉर्थी की भी डेथ हो जाती है, जिनकी मेंटलनेस और फिज़िकल कंडीशन इनकी डेथ के बाद ठीक नहीं रहती। और 1859 के अंदर इनकी वाइफ मैरी की भी डेथ हो जाती है और इन सब को एक ही जगह पर दफनाया गया है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ ने पेट्रार्कियन सोनेट्स भी लिखी हैं, जो कि इन्होंने अर्लियर 1800 सेंचुरी के अंदर लिखी हैं। और इसके अंदर इन्होंने मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं और मटेरियलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया है कि किस तरह से लोगों के अंदर एहसास कम होता जा रहा है और लोग जो हैं वो मटेरियलाइज होते जा रहे हैं। पेट्रार्कियन सोनेट्स में द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यानी इसके अंदर इन्होंने यही बताया है कि किस तरह से इंसान पहले हुआ करते थे और किस तरह से अब वो मटेरियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और एहसास कम होता जा रहा है। दूसरे नंबर पर इन्होंने लंदन 1802 के अंदर ये कहा है कि कहीं ऐसा हो जाए कि जॉन मिल्टन वापस आ जाएं और वो आके इन्हें समझाएं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये भी इनकी पेट्रार्कियन सोनेट्स है, जिसके अंदर ये लंदन के सुबह के हालात बयान करते हैं कि किस तरह से सड़कें वीरान हैं, हर तरफ सुकून है, लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद लोग जाग जाएंगे, हजूम हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, लोग किस तरह से भागे चले जाएंगे एक दूसरे के पीछे। यानी इस तरह से ये पेट्रार्कियन सोनेट्स के थीम को इन्होंने मटेरियलाइजेशन की तरफ ही डिस्क्राइब किया है। उम्मीद करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स को डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।